पहले तो डॉलर जो है वो बहुत हाई गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट। भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 90 के दशक के अंदर सोना बेचा था। ये जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र आप चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर को भी बता रहे हैं। बाहर से खरीद चुकी महंगी हो रही है, यानी अमेरिका के लोगों के लिए दाम महंगे हो जाएंगे। 31 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक जो सोने की प्राइस है वो 20,425 रुपए के आसपास बढ़ी है। ऐसे में ये जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र आप चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर को भी बता रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया उसको भी एक वजह मानते हैं, तो क्या ये जो चीजें लगातार हो रही हैं ये ग्लोबल रिसेशन की ओर इशारा कर रही हैं? जाहिर तौर पर जो ग्लोबल रिसेशन के इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो आउटपुट है वो कम हो, चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़े हुए हों, साथ ही रोजगार का संकट अगर देखने को मिलता है तो ये सारे वो रिसेशन के इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी रिजर्व बैंक के लिए, किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए चिंता के इंडिकेटर होते हैं, किसी भी वित्त मंत्री के लिए ये चिंता के इंडिकेटर होते हैं। इस समय अमेरिका के अंदर ये जो टैरिफ डिसीजंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर भी जो है डाउ जोन्स हो चाहे नास्डाक हो, इसके अंदर स्टॉक्स इस समय रेड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा संकट है। क्यों? इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के अंदर आयात के ऊपर शुल्क लगेगा। आयात पर शुल्क लगेगा यानी अमेरिका के लोगों को जो चीज़ खरीदनी है वो महंगे में खरीदनी पड़ेगी। घरेलू स्तर के ऊपर उतना उत्पादन है नहीं। अगर उत्पादन होता तो शायद अमेरिका के अंदर वो चीज़ें घरेलू स्तर के ऊपर पूरी हो जाती हैं, लेकिन बाहर से खरीद चुकी महंगी हो रही है, यानी अमेरिका के लोगों के लिए दाम महंगे हो जाएंगे। उसके लिए अमेरिका के बाजार के अंदर चीज़ों के मूल्य ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। बाजार के अंदर उतनी अनिश्चितता है। उस अनिश्चितता के बीच में जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन एज इन जब आपको पैसा पार्क करना हो या निवेश करना हो, किसी पैसे का रिटर्न के बारे में जब आप सोचते हैं तो कोई भी व्यक्ति निवेश करता है ऐसी जगह जहां उसके पैसे का बेहतर रिटर्न मिल सके। जब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा नहीं कर रही होती है तो लोग सुरक्षित आश्रय के अंदर चीज़ों को निवेश करते हैं, अपने धन का निवेश करते हैं। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी आप देखिए, पहले क्या होता था कि FIIs जो होते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते थे, वो अच्छे या तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले बाजार के अंदर निवेश करते थे और उसके बाद में वहां से प्रॉफिट लेते थे। लेकिन अभी जो ग्लोबली उथल पुथल देखने को मिल रही है, आपने जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा, ये तारीख आपने क्या बताई, 31 दिसंबर 2024, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली है, उसके बाद उन्होंने टैरिफ को लेकर ऐलान किया है और उसके बाद आप लगातार देखें, पहले तो डॉलर जो है वो बहुत हाई गया, उसके बाद बीच में कुछ दिनों के लिए ज़रूर गोल्ड का दाम कुछ कम देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद गोल्ड ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है। तो इस समय गोल्ड जो है वो एक बड़े सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए लोग बाजार की अनिश्चितता से बचने के लिए, मार्केट टर्बुलेंस से बचने के लिए गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण जो सरकारें, साथ ही कई देशों के अंदर चूंकि मुद्राएं जो हैं वो गोल्ड से लिंक्ड होती हैं, यानी मार्केट को या गोल्ड या अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए कई सरकारें जो हैं वो गोल्ड इक्विटी के बराबर, यानी उतना मूल्य का जो गोल्ड है वो जमा करती हैं, ताकि अगर बाजार के अंदर अवमूल्यन भी होता है तो उस गोल्ड को ट्रेड किया जा सके। यदि बाजार के अंदर अनिश्चितता होती है तो इवन सरकारें जो होती हैं वो भी गोल्ड ट्रेड करती हैं। इतिहास में हमें इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं जब भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 90 के दशक के अंदर सोना बेचा था। इनफैक्ट सोना गिरवी रखना पड़ा था भारत को। तो इस तरीके की घटनाएं केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के अंदर इससे पहले भी हुई हैं। इसलिए गोल्ड को माना जाता है कि वो एक ऐसी सेफ कमोडिटी। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है पल्लवी, जिस टर्म को लेकर काफी चर्चा हुई, डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम की जाए। रूस और चीन ब्रिक्स के तहत इस चीज की कई बार मांग करते रहे हैं कि अल्टरनेटिव मुद्रा होनी चाहिए। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध की लड़ाई के बाद शुरू होने के बाद से इस बात पर जोर देना शुरू किया था कि डॉलर पर निर्भरता कम की जाए और क्यों ना हम गोल्ड को एक ट्रेडेबल कमोडिटी के तौर पर मानते हुए अपना जो ट्रेड, अपना जो कारोबार है वो एक बार फिर गोल्ड के आधार पर करें। यानी हम पुरानी उस बार्टर व्यवस्था पे जाएं जहां गोल्ड जो है वो एक आधार माना जाए इंटरनेशनल ट्रेड और कमोडिटी और जो मुद्रा जो विनिमय है उसको लेकर। हालांकि उस पर कोई एक रूपता नहीं है, ना उसके अंदर किसी तरीके का कोई एका हो पाया है, कोई फैसला हो पाया है, लेकिन
इस फैसले के बीच, इन तमाम चर्चाओं के बीच रूस ने भी बड़े पैमाने के ऊपर, चूंकि रूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, इसलिए भी रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है। चीन ने भी पहली टैरिफ वॉर के बाद से बड़े पैमाने पर सोना खरीदा है और बड़े पैमाने पर, चूंकि आप, हम या कोई सामान्य उपभोक्ता जो है, चाहे अक्षय तृतीया हो चाहे शादी ब्याह का मौका हो, इतना सोना नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं तो वो टनों के अंदर सोना खरीदते हैं। तो इतना जो सोना है उसकी जब मांग आती है बाजार के अंदर, तो जाहिर तौर पर सोने का भाव जो है वो महंगा हो जाता है। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।